जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार शर्मा हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, ये हमारी ज्योग्राफी की चौथी वीडियो है और इसमें हम कोशिश करेंगे अपने पिछले चैप्टर को पूरा करने की जो हमारा रह गया था। ठीक है, हम ज्यादा बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बनाते क्योंकि देखने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है। छोटी वीडियो एकदम आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ज्यादा टाइम आपका लगता नहीं है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। महत्वपूर्ण टॉपिक था, लंबा टॉपिक था, इसलिए हमें थोड़ा इस पे 2-3 वीडियो बनानी पड़ी। ठीक है, आप भी समझते हैं, क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और मेन मुद्दा ये है कि आपको चैप्टर पूरे तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो उसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझाया जाए। लास्ट वीडियो में मैं आपको समझा चुका था कि वायुमंडल में कौन कौन सी परतें होती हैं। ठीक है, उसमें मैंने उनके नाम बताए थे, आपको हाइट बताई थी। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग इसको पूरा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं आपके लिए। वायुमंडल मैंने बताया था पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? वायुमंडल बोल रहे थे। ठीक है, तो अब इस वायुमंडल में हम लोगों ने गैसों के घनत्व या गैसों की सांद्रता के आधार पर इसको कई सारी परतों में डिवाइड किया है। मेनली 5 परतें हैं। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है यूपी के एग्जाम्स में कि इन परतों का ऑर्डर या क्रम नीचे से ऊपर की तरफ व्यवस्थित करें। तो उसमें सबसे पहली परत क्षोभ मंडल है, जस्ट ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर है बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये 5 परतें हैं जो वायुमंडल के अंदर मानी गई है। हाइट क्षोभ मंडल की 8 से 18 किलोमीटर, क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। उसके बाद 18 से 50 किलोमीटर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, 50 से 80 मध्य मंडल मीजोस्फेयर और 80 से 640 आयन मंडल आयनोस्फेयर और 640 से ऊपर वैसे तो अंतरिक्ष में जाकर मिल जाता है, परंतु कुछ बुक्स में इसको 10,000 किलोमीटर या कुछ में इसको 32,000 किलोमीटर या 36,000 किलोमीटर तक भी माना जाता है। तो मैंने लिख दिया है, बाकी अंतरिक्ष में जाकर के मिल ही जाता है, तो इसको बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर बोलते हैं। मैंने कुछ चीजें यहाँ पे आज बनाई हैं आपका टाइम बचाने के लिए। पहले मैंने फोटो बना दिया था। ठीक है, बाकी मैं अभी आपको समझा देता हूँ। देखिए शुरुआत कहाँ से करनी है। शुरुआत में देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन, यहाँ 2 कंफ्यूजन आपके सामने है। पहला तो ये कि सारी परतों की हाइट समान मानी गई है, जबकि क्षोभ मंडल की ऊंचाई में अंतर है। ठीक है, तो उसका कारण क्या है, क्यों क्षोभ मंडल की ऊंचाई में अंतर रखा गया है? ठीक है, तो उसका कारण ये है कि देखिए ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो ऐसा था कि पृथ्वी के चारों ओर ये बराबर मात्रा में या बराबर ऊंचाई में होना चाहिए था। बट पोल्स, देखिए पृथ्वी के मैंने बताया था पहले भी, ये दोनों हिस्से पोल्स क्या आते हैं। क्रिकेट बॉल ऐसे पकड़िए, बीच में उसके जो सिलाई होती है वो भूमध्य रेखा होती है, बाकी दोनों एंडिंग पॉइंट जो होते हैं जहां पे आपकी फिंगर्स रखी होती हैं वो पोल्स को कंसीडर करते हैं या पोल्स को इंडिकेट करते हैं। इसको नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल बोलते हैं। तो पोल्स पे तो इसकी ऊंचाई कम है। ठीक है, और भूमध्य रेखा जो बिल्कुल बीचों बीच में होती है वहां पे ऊंचाई ज्यादा है। तो यानी कि आपकी जो क्षोभ मंडल वाली लेयर है वायुमंडल में, वो पृथ्वी के चारों तरफ कुछ इस तरीके से मानी गई है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए हम लोग इसमें तापमान का वेरिएशन देखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या घटनाएं यहाँ संपन्न होती हैं। देखिए क्षोभमंडल की अगर आप बात करें तो वहां पे तापमान अधिक होता है, अभी आपको मैं समझाऊंगा। चलिए उसको छोड़िए, पृथ्वी की बात करिए। पृथ्वी के ध्रुव और ये भूमध्य रेखा, आपको पता है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गर्माहट जो होती है वो भूमध्य रेखा पर ही होती है, क्योंकि कारण साल भर सूरज की किरणें वहां सीधी पड़ती हैं। ठीक है, तो वहां पे गर्माहट ज्यादा होगी इस वाले हिस्से में। और समझिए कि गर्म वायु जो होती है, जो गर्म वायु होती है वो हल्की होती है और हल्की वायु ऊपर की तरफ उठती है। गर्म वायु हल्की होती है और हल्की होकर के वो ऊपर की तरफ उठती है। इसी कारण यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो 18 किलोमीटर ली जाती है। जबकि पोल्स पर ठंडी वायु होती है, आपको पता है वहां बर्फ पड़ी होती है, सूरज की किरणें तिरछी पहुंचती हैं।
ठंडी वायु का भार अधिक होता है तो उसका नीचे की तरफ वो उतरती है, तो उसका दबाव के कारण वहां पे ऊंचाई कम हो जाती है और वो 8 किलोमीटर ऊंचाई वहां पे उसकी पाई जाती है। ठीक है, ठीक, चलिए। अच्छा, एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं आप, अगर कहीं का ताप मतलब किसी क्षेत्र का ताप ज्यादा होता है तो वहां पे आयतन भी ज्यादा हो, मतलब यहाँ पे देखिए भूमध्य रेखा पे सूरज की किरण पड़ रही है तो यहाँ का सीधी सी बात है ताप ज्यादा होगा, ताप ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है यहाँ पे आयतन भी क्या होगा, आयतन भी अधिक होगा। और अगर आयतन अधिक होगा तो सीधी सी बात है यहाँ का क्षेत्रफल भी अधिक होगा, वायु का क्षेत्रफल भी क्या होगा, अधिक होगा। और क्षेत्रफल अधिक होने की वजह से वहां पे ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई ज्यादा होगी। और ऊंचाई ज्यादा है तो वहां पे आपने ऊंचाई कंसीडर की है 18 किलोमीटर। सेम ऐसे ही पोल्स का, वहां पे ताप कम, आयतन कम, क्षेत्रफल कम, ऊंचाई भी कम रहेगी। ठीक है, तो इसलिए वहां पे 8 किलोमीटर हमने ऊंचाई ली है। तो ये तो पहला आपका कंफ्यूजन दूर हुआ कि क्यों क्षोभ मंडल की ऊंचाई हम लोगों ने इस तरीके से ली है, या वहां पे क्यों 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई हम लोगों ने कंसिडर की है। चलिए, अब दूसरा कंफ्यूजन यहाँ पे ताप को लेकर के है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब हम वीडियो को एंड कर रहे थे तो वहां पे मैंने बताया था कि आप समझते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है या पृथ्वी पर ताप का, ठीक है, ताप का एकमात्र साधन है, एकमात्र तो नहीं बोलेंगे, जो पृथ्वी को गर्म करता है, ठीक है, वो सूर्य की किरणें यहाँ पे तापमान बनाए रखती हैं। ठीक है, ठीक, मेरी प्राकृतिक साधन वही है जो प्रकृति ने हमें दिया था, रेगुलर रूप से हमें ताप पहुंचाता है पृथ्वी तक। ठीक है, तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं जिस कारण पृथ्वी पर तापमान बना रहता है। ठीक है, तो अगर ऐसा हम समझते हैं तो सीधी सी बात है कि जब हम सूरज की तरफ जाएंगे तो तापमान बढ़ना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप पहाड़ों पे चढ़ेंगे तो एक हाइट पे जाते हैं और हाइट पे सूरज की ओर जाते हैं तो तापमान बढ़ना चाहिए, बट वहां पे ऐसा नहीं होता, हमें तापमान कम महसूस होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है तो उसकी भी बात करते हैं। क्योंकि सूरज से अगर वायुमंडल गर्म है तो उसकी तरफ जाने पर तापमान बढ़ना चाहिए, बट एवरेज पे चढ़ते समय तापमान बढ़ता नहीं बल्कि घटता है, वहां पे बर्फ पड़ती है। तो उसका क्या कारण है, तो वैसे तो हम पूरे वायुमंडल में लेयर टू लेयर, ठीक है, तापमान के बदलने का तरीका समझेंगे कि तापमान कैसे बदलता है। ठीक है, बट हम पहले क्षोभ मंडल की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होता है, तो उसको समझते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ताप की ह्रास दर, ताप की ह्रास दर, इसको बोलते हैं टेम्परेचर लैप्स रेट। दो तरीके की टेम्परेचर लैप्स रेट होती है, एक होती है पॉजिटिव ह्रास दर और एक होती है निगेटिव ह्रास दर। पॉजिटिव ह्रास दर में क्या होगा कि अगर हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर जो होगा वो टेम्परेचर कम होगा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव लैप्स रेट। हाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा, इसको सामान्य ह्रास दर भी कहते हैं, जो कि कहां पे पाई जाती है, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में क्या होता है, क्षोभ मंडल में आप देखेंगे कि पॉजिटिव लैप्स रेट पाया जाता है और इसी कारण हाइट के साथ साथ वहां तापमान क्या होता है, कम होता है। जबकि निगेटिव लैप्स रेट में क्या होगा कि अगर हाइट वहां पे बढ़ेगी, वहां पे हाइट अगर बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि वहां पे तापमान भी बढ़ता जाएगा। और ये आपको मिलेगा इन दो लास्ट वाली लेयर्स में, यानी कि आयन मंडल और बहिर्मंडल में आपका कौन सा वाला मिलेगा, पॉजिटिव लैप्स रेट मिलेगा। बाकी इन तीनों में निगेटिव लैप्स रेट पाया जाता है। ठीक है, इन तीनों में निगेटिव लैप्स रेट पाया जाता है। थोड़ा सा समताप मंडल की कहानी अलग अलग हो जाती है, बाकी पाया वहां पे भी निगेटिव लैप्स रेट आता है, बट वहां पे
ठीक है, वहां पे ओजोन लेयर के कारण थोड़ा तापमान बढ़ा हुआ रहता है, बट हाइट के साथ वहां पे तापमान कम होता चला जाता है, तो निगेटिव लैप्स रेट ही वहां पे भी पाया जाता है। मतलब इन तीनों में आपका निगेटिव लैप्स रेट वाली कंडीशन होती है। तो अभी आप समझे कि क्षोभ मंडल में हाइट के साथ तापमान क्यों गिरता है, क्योंकि वहां पे निगेटिव लैप्स रेट पाया जाता है। इसको मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूं ताकि आपके दिमाग में और बेहतर तरीके से आ जाए। ठीक है, देखिए पढ़ने का वही तरीका अच्छा होता है जिससे आपके दिमाग में ऐसा कुछ बैठ जाए ताकि आप उसको लंबे समय तक याद रखें। और कंसेप्ट के साथ चीजें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। बाकी विदाउट कंसेप्ट पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी बुक्स आती हैं जो आपको फैक्चुअल पढ़ाती हैं, और ऐसे बहुत सी बुक्स हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, बट फैक्चुअल तभी याद रहता है जब आपको कंसेप्ट पता हो। तो कोशिश कीजिए कि कंसेप्ट के साथ चीजों को स्टडी कीजिए, यही बेहतर तरीका होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे पृथ्वी के साथ निगेटिव लैप्स रेट चलता है क्षोभ मंडल में। तो अगर आप पृथ्वी की बात करें, देखिए पृथ्वी पे जो वायुमंडल है, पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है उसमें भारी कण भी है और हल्के कण भी हैं। जो वायुमंडल के भारी कण होंगे, सीधी सी बात है, वो पृथ्वी के आसपास रहेंगे। ठीक है, वायुमंडल में जो गैसें होंगी उनके जो भारी कण होंगे वो पृथ्वी के आसपास रहेंगे, यानी कि पृथ्वी के आसपास का जो वायुमंडल रहेगा वो कैसा रहेगा, वो घना वायुमंडल रहेगा। ठीक है, या सघन कह दीजिए। और बाहर की तरफ जो रहेगा वो विरल वायुमंडल आपको मिलेगा। ठीक है, बाहर की तरफ विरल वायुमंडल और उसके नजदीक की तरफ सघन वायुमंडल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, घनत्व, यहाँ पे घनत्व ज्यादा है, अणु पास पास होंगे, घनत्व ज्यादा होगा तो ऊर्जा का स्थानांतरण कैसा होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण ये भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और ऊर्जा का स्थानांतरण ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है ताप भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ऊर्जा का स्थानांतरण ज्यादा तो ताप ज्यादा। अब बाहर की तरफ जो मतलब ऊपर की तरफ क्षोभ मंडल में जो वायुमंडल होता है, ठीक है, क्षोभ मंडल में जो ऊपरी तरफ विरल वायुमंडल होता है, यहां देखते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें घनत्व कम होगा, सीधी सी बात है। घनत्व कम है तो आप देख सकते हैं ऊर्जा का स्थानांतरण ये भी क्या होगा, कम होगा। और इसका मतलब यहाँ पे ताप भी कैसा होगा, कम होगा। क्लियर है, तो यही कारण है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरता चला जाता है। उसके अलावा आप क्षोभ मंडल के बारे में और भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे इसको मौसमी परिवर्तनों की छत भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल को एक नाम दिया जाता है, नाम है मौसमी, यानी कि मौसम बदलने की छत, परिवर्तन, यानी कि मौसम जो बदलते हैं आपके वायुमंडल में वो यही बदलते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, उसका सबसे बड़ा कारण है इस वाले मंडल में जलवाष्प और धूल के कणों का उपस्थित होना। देखिए यहाँ पे वर्षा आना, आंधी आना, तूफान आना, ओले आना सब यही होता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही चीजें हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया धूल का कण या जलवाष्प। अब होता क्या है इस वाले मंडल में, ठीक है, क्षोभ मंडल कुछ इस तरीके से है, मैंने बताया था। ठीक, इस तरीके से कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में शायद ये भी बताया होगा कि भूमध्य रेखा पर वर्षा ज्यादा होती है। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा देखिए, वहां पर बहुत अच्छा टॉपिक था। उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वर्षा कैसे भूमध्य रेखा पे ज्यादा होती है और ध्रुवों पे कम होती है। एक बार और मैं बता देता हूँ। देखिए क्षोभ मंडल में जो मैंने बताया हाइट इस तरीके से, यहाँ 18 किलोमीटर है भूमध्य रेखा की तरफ और ध्रुवों की तरफ 8 किलोमीटर, ये पोल्स या ध्रुव है। ठीक है, और यहाँ भूमध्य रेखा। देखिए अभी अभी आप समझ के आए हैं कि इसमें पॉजिटिव लैप्स रेट होता है, ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ ऊंचाई 8 किलोमीटर है तो यहाँ ऊंचाई 18 किलोमीटर है। तो ऊंचाई के साथ चूंकि तापमान गिरता है तो कम तापमान कहाँ का होगा, यहाँ का तापमान ज्यादा कम होगा कंपेयर टू इस वाले क्षेत्र के। ठीक है, यहाँ ज्यादा तापमान मतलब यहाँ तापमान माइनस में रहेगा और भी कम रहेगा। ठीक है,
जबकि यहाँ पे इससे थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे तापमान कम, जल वाष्प यहाँ होती है, तो सीधी सी बात है यहाँ जल वाष्प का संघनन, तापमान कम होता है तो जल वाष्प जो गर्म हुई होती है वो एकदम से ठंडी होगी और मतलब वर्षा की बूंदों में बदलेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे जल वाष्प का संघनन ज्यादा होगा और वर्षा की बूंदें ज्यादा बनेंगी। इसका मतलब यहाँ पे वर्षा ज्यादा होगी। इसी कारण से भूमध्य रेखा पर वर्षा ध्रुवों की अपेक्षा ज्यादा होती है। तो ये तो रहा आपका क्षोभ मंडल, मैंने बेहतर डिस्क्राइब आपके सामने कर दिया है। अब आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल की तरफ पहुंचते हैं। समताप मंडल में क्या होता है, देखिए समताप मंडल में पहली बात तो यहाँ बादल नहीं बनते। समताप मंडल में वर्षा आंधी वाली घटनाएं क्यों नहीं होती या क्यों वहां पे बादल नहीं बनते, उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे जलवाष्प नहीं होती। यहाँ पे सॉरी जलवाष्प तो थोड़ी बहुत मिल भी जाती है बट धूलकण नहीं होते, धूलकण नहीं, धूलकण नहीं है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे बादल नहीं बनेंगे, और बादल नहीं बनेंगे, बादल देख लेना, बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा भी नहीं होगी। तो इस वाले मंडल में आपको वर्षा वाला इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। चांद की बात करें तो चांद पे वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है तो वहां धूल के कण भी नहीं होंगे। ठीक है, तो वहां पे भी वर्षा की घटना नहीं देखने को मिलती आपको। ठीक है, चलिए तो वर्षा नहीं होगी, ये बात मैंने बताया। दूसरा, स्थल मंडल की अगर आप देखें हाइट तो 50 किलोमीटर है। यहाँ पे ओजोन का एक क्षेत्र मिलता है जहाँ पे ओजोन गैस उपस्थित होती है, उसको ओजोन मंडल भी बोल देते हैं। ओजोन मंडल के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया है सारा, तो इसलिए मैं उसको ज्यादा डिस्कस यहाँ नहीं करूंगा। आप पिछली वीडियो देखिए, आपको वहां समझ आ जाएगा। मैंने पूरी वीडियो बनाई है उस पर और बेहतर तरीके से समझाया है। ठीक है, तो 18 से 22 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन की सांद्रता अधिक होती है और उस वाले मंडल को हम ओजोन मंडल बोलते हैं, जो कि समताप मंडल में आता है। ठीक है, अब ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण ही यहाँ पे ताप ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मैंने बता रखा है ओजोन गैस क्या करती है, यूवी रेज, यूवी किरणों को क्या करती है, अवशोषित करती है, उनको परावर्तित कर देती है, जिससे वहां का ताप क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ताप बढ़ जाता है। तो इसी कारण समताप मंडल का ताप अधिक बना रहता है क्षोभ मंडल से, बट ऊंचाई के साथ साथ यहाँ तापमान गिरता चला जाएगा। जैसे जैसे आप ओजोन लेयर को पार करके ऊपर बढ़ेंगे तापमान में कमी आती चली जाएगी। तो यहाँ पे चूंकि वर्षा वाला इफेक्ट नहीं होता, ज्यादा मौसम की हलचलें नहीं मिलती, तो वायुयान चालक यहीं पे वायुयान चलाना पसंद करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अच्छा, एक चीज और मेरे से रह गई थी, वो भी आपको बता देते हैं। क्षोभ मंडल जहाँ पे एंड होता है, ये वाला क्षेत्र, इसको क्षोभ सीमा बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत तेज गति से पवनें चलती हैं, जिनको आप जेट पवनें कहते हैं। क्षोभ सीमा को एक इंग्लिश वर्ड से भी जाता है, ट्रोपोपॉज करके बोलते हैं। ट्रोपोपॉज करके बोलते हैं, क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज। ओके, समताप मंडल की सीमा, समताप सीमा। ठीक, समताप मंडल के बाद जैसे ही क्रॉस करके हम मध्य मंडल में पहुंचते हैं, तो मध्य मंडल में भी निगेटिव लैप्स रेट के कारण वहां लगातार तापमान गिरता चला जाता है और वायुमंडल का सबसे कम तापमान लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, वो मध्य मंडल परत का ही होता है। तो इसमें टेट में क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से कि वायुमंडल का सबसे कम तापमान मध्य मंडल। ठीक है, उसके अलावा अंतरिक्ष से कुछ पिंड आते हैं जिनको हम उल्का बोलते हैं। आपको मैं एक चैप्टर पूरा पढ़ाऊंगा शुद्ध ग्रह करके, सौरमंडल चैप्टर होगा। सौरमंडल में 2 ग्रह आते हैं। ठीक है, एक ग्रह का नाम है मंगल, मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के बाद सूर्य, ठीक है, नजदीकी ग्रह बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और मंगल के बाद यहाँ पे आता है बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच उपस्थित होकर के यहाँ पे कुछ पिंड जो होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। वो ना ग्रह है ना वो उपग्रह हैं, उनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह।
एकमात्र आंखों से दिखने वाला शुद्ध ग्रह है फोरबेस्टा करके पढ़ाऊंगा आपको। शुद्ध ग्रह क्या होता है, कभी अपना रास्ता भटक करके अगर मान लीजिए पृथ्वी के वायुमंडल के नजदीक से गुजरते हैं तो पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उनको अपनी ओर खींच लेती है और वो पृथ्वी की तरफ स्वतंत्र रूप से गिरने लगते हैं। गिरते समय वायुमंडल से होकर गुजरते हैं, क्योंकि वायुमंडल ऊपरी परतों में ज्यादा सघन नहीं होता तो वहां पे उनमें धीरे धीरे घर्षण होता है। मध्यमंडल तक आते आते उनमें आग लग जाती है और मध्यमंडल में वो जल करके पूरी तरीके से खाक हो जाते हैं, राख में बदल जाते हैं और उसके बाद वो राख पृथ्वी पर गिरती है तो उनको बोलते हैं उल्का। और अगर उल्का का साइज बड़ा हुआ और वो पूरा नहीं जल पाया, पिंड के रूप में नीचे गिरा तो उसको बोलते हैं उल्का पिंड करके। और ये घटना मध्यमंडल में ही संपन्न होती है। तब पूरा जल जाता है, मोस्टली यहाँ पे थोड़ा बहुत बचता है तो यहाँ नीचे गिरता है। जब नीचे पिंड में गिरता है तो उल्का पिंड। पिंड गिरता है तो उससे गड्ढा बनता है, उससे झील का निर्माण हो जाता है। महाराष्ट्र की लोनार झील उल्का पिंड से बनी झील या शुद्ध ग्रह के टकराने से बनी झील का ही उदाहरण है। महाराष्ट्र के बुढ़ाना जिले में आती है, ठीक है। तो देख सकते हैं, उसको भी पढ़ेंगे फिर कभी मौका मिलेगा तो मध्यमंडल में मैंने बताया -100 मतलब सबसे कम तापमान और उल्का पिंड का जलना दोनों होते हैं। उसके बाद पहुंचते हैं हम आयन मंडल की तरफ, ठीक है। आयन मंडल की बात करें 640 तक की इसकी हाइट है, ठीक है। यहाँ पे जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनका प्रभाव ज्यादा होता है या पराबैंगनी किरणों का प्रभाव ज्यादा होता है, जिस कारण यहाँ पे जो गैसें उपस्थित होती हैं वो आयनीकृत हो जाती हैं। आयन मंडल यहाँ पे क्या होता है, जो परावैंगनी किरणें हैं, परावैंगनी किरणें, इनका प्रभाव ज्यादा होगा, ठीक है। प्रभाव ज्यादा होगा और प्रभाव ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या होंगी, जो गैसें होंगी तो गैसों का होगा आयनीकरण, आयनीकरण, ठीक है। गैसों के आयनीकरण की वजह से यहाँ से जो रेडियो तरंगे पृथ्वी द्वारा भेजी जाती है वो परावर्तित हो जाती हैं और पृथ्वी पर सिग्नल्स प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियो स्टेशन भी स्थापित किया गया है गैसों के आयनीकरण की वजह से। यहाँ पे वैद्युत चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं, ठीक है, वैद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। यहाँ पे इसी वजह से क्या मिलते हैं, वैद्युत आवेशित कण मिलते हैं। तो इन कणों की वजह से क्या होता है, यहाँ पे रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन करके बोलते हैं या रेडियो स्टेशन करके बोलते हैं, यहाँ स्थित होता है। इसमें देखिए कई सारी और भी परतें मानी जाती हैं। इसमें कई सारी परतें डिवाइड की गई हैं, DEF-G, ठीक है। वो विभिन्न आवृत्ति के रेडियो तरंगों के परावर्तन के आधार पर उनको डिवाइड किया गया है, बट अभी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है तो इसलिए हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी मैंने बता दिया है DEF और G करके आती है, ये विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं, इसलिए इनको अलग अलग उसमें रख दिया गया है, ठीक है। तो आयन मंडल से रेडियो तरंगों का परावर्तन और दूसरा मैंने बताया रेडियो स्टेशन यहाँ पे स्थापित होता है। और मैंने बताया था यहाँ पे पॉजिटिव लैप्स रेट नहीं बल्कि निगेटिव लैप्स रेट पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हाइट के साथ साथ तापमान बढ़ता चला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बहिर्मंडल की। बहिर्मंडल क्या होता है कि यहाँ पे मैंने बताया हल्की गैसें रहती हैं और हमारा वायुमंडल लगभग विरल होता चला जाता है सघन से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है, निगेटिव लैप्स रेट होता है। यहाँ भी निगेटिव लैप्स रेट है, यहाँ भी निगेटिव लैप्स रेट है, यहाँ पॉजिटिव लैप्स रेट है, पॉजिटिव लैप्स रेट, और यहाँ भी पॉजिटिव रहा है, ठीक है। तो अब बहिर्मंडल में क्या है कि हाइट इसकी कुछ लोगों ने 10,000 और कुछ 36,000 तक ले जाते हैं। यहाँ पे अगर आप 36,000 किलोमीटर की हाइट पे जाएंगे तो एक ऐसी कक्षा पाई जाती है जिसको बोलते हैं भू स्थैतिक या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। यहाँ पे हम लोग अगर कृत्रिम उपग्रह को ले जाकर के छोड़ दें, ठीक है, तो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं, यानी कि यहाँ पे कृत्रिम उपग्रह को छोड़ा जाता है बहिर्मंडल में, ठीक है। और इसके बाद ये परत क्या हो जाती है, अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। अच्छा, एक चीज और आयन मंडल के बारे में मैं बता दूं, ठीक है। आयन मंडल की अगर बात करेंगे, वो छूट गया तो थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है। आयन मंडल में क्या है, आयन मंडल में वैद्युत चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं, यानी कि जिसको आप बोल रहे हैं वैद्युत आवेशित कण,
मैं उसको अलग भी पढ़ाता हूँ वैसे तो, जो सूर्य वाला चैप्टर होता है वहां पे भी पढ़ाया है कई बार, ठीक है। तो वैद्युत आवेशित कण क्या है कि उसकी वजह से क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जब वहां पे आता है तो वहां पे तेज रोशनी के साथ, ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश वहां आता है तो वहां पे क्या होता है, तेज रोशनी चमकती है उनसे टकरा करके, जिसको हम ऑरोरा प्रकाश बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑरोरा प्रकाश बोलते हैं। दो तरीके का ऑरोरा होता है, ठीक है, एक को बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिसिस करके, दूसरा कहलाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। ये वाला होता है उत्तर में या उत्तरी ध्रुव के आसपास, उत्तरी ध्रुव के आसपास, ये आपको मिलेगा दक्षिणी ध्रुव के आसपास, ठीक है। याद रख सकते हैं क्योंकि साउथ वाले हेमिस्फीयर में आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, तो इसी वजह से आप ऑस्ट्रेलिया के नाम से उसको याद रख सकते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस करके, ठीक है। तो ये भी कहाँ पे चमकता है, आयन मंडल में आपको चमकता है, ठीक है। तो ये तो रही आपकी पृथ्वी की वायुमंडल की परतें और उनकी जानकारी। अब आपको एक काम करना है, इस मंडल से या सॉरी इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन है एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए किसी बुक से, या जो पुराने साल के पेपर्स हैं उनमें आए क्वेश्चंस को देख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे और समझ में भी आपके आ ही गया होगा ये चैप्टर, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि पढ़ते रहें, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से आपके लिए अभी कोशिश करूंगा कि बायोलॉजी, अभी तक हम लोग ज्योग्राफी की वीडियो ही बनाए हैं, बायोलॉजी या हिंदी के या करंट अफेयर के बारे में हम कोशिश करेंगे, तो वो वीडियो भी आपके लिए हम लोग जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप पढ़ते रहिए, ठीक है। कोई सुझाव या कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मेरे से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, ठीक।